अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 के MCQs। यहाँ पे सारे MCQs को समझेंगे और जो भी MCQs के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे वो कंप्लीट करेंगे, उसको समझेंगे और फिर जो बुक के MCQs हैं, जो बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं, अपनी बुक को खोलते हैं और तो पहला MCQs देखते हैं। द मोशन ऑफ द फॉलिंग बॉल टूवर्ड द अर्थ इज़ ड्यू टू। हमें पता है कि कोई भी बॉडी जब मोशन करती है अर्थ की तरफ तो कौन सी फोर्स होती है, सबसे ज़्यादा जो एक्ट करती है यानी कि अपनी तरफ खींचने के लिए जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कोई भी बॉडी जो है हमारे पास अर्थ की तरफ आ रही है तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स लगती है वो ग्रेविटेशन की लगती है, यानी कि ग्रेविटी अपनी तरफ आने वाली चीज़ को और ज़्यादा खींचती है, हेल्प करती है। तो हमारे पास आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट ऑन द। न्यूटन का लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि कोई भी चीज़ आपस में जो है एक दूसरे को होल्ड करती है, किस वजह से, यानी कि कहाँ पे। ठीक है, तो न्यूटन का जो लॉ है वो कहाँ अप्लाई होता है, अर्थ पे होता है, जुपिटर पे होता है, मून पे होता है, या फिर उसने ये लॉ पूरी यूनिवर्स के लिए दिया था। तो हमें पता है कि पूरी यूनिवर्स के लिए उसने ये लॉ दिया था। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑन यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स के लिए पूरी हमारे पास ये लॉ है। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी इज़। ये आपने अपनी फिंगर टिप्स पे याद करनी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो गिवन होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल की वैल्यू। ठीक है, लेकिन समटाइम्स आपको गिवन नहीं होती और आपने अपने पास से ही लिखनी होती है। तो आपने इसको याद कर लेना है, विच इज़ स्मॉल जी की वैल्यू और कैपिटल जी की वैल्यू दोनों की ही आपने याद करनी है। तो ये होती है 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू होती है। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा kg और ये आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये हमारे पास वैल्यू होती है और जब आपने इसको MCQs में फिल आउट करना है, MCQs में मार्क करना है, तो आपने जो है वो राइट ऑप्शन पे टिक करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियल में माइनस लगा हुआ होता है, कहीं पे मिस होता है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज़ डायरेक्टेड डैश। ठीक है, तो डायरेक्टेड कहाँ होती है, टूवर्ड्स द अर्थ होती है, टूवर्ड्स द सन होती है, टूवर्ड्स द मून होती है, या फिर अवे फ्रॉम द अर्थ होती है। तो हमें पता है कि ग्रेविटी जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ऑफ अर्थ की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्टेड टू द अर्थ ही होगी। तो नंबर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टेड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे टूवर्ड्स द अर्थ। डायरेक्टेड टूवर्ड्स, अगर मून आपको दिया जाए या फिर सन दिया जाए MCQs में कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने जो है वो सन ही लिखना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ रटा रटाया अर्थ याद करके गए थे तो आपने अर्थ लिख दिया। आपने पहले MCQs को पढ़ना है, समझना है, देन आपने उसको पिक करना है। नंबर 5 की बात करते हैं तो पूछ रहा है डैश वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो हमने साइंटिस्ट का नाम बताना है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने जो है वो पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट दिया था ग्रेविटी का, ग्रेविटेशन का। तो वो हमें पता है कि न्यूटन की स्टोरी हमने सुन रखी है कि न्यूटन की जो सर पे सेब गिरा था उसके बाद से उसने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद उसने ये लॉज वगैरह और ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसने बताया। तो अब हमारे पास नंबर 6 है। ये मोस्टली जो है थ्योरी रिलेटेड और कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही MCQs हैं। जो MCQs के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं आपको करवाती रहती हूँ। तो नंबर 6 है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये हमें जब ही याद होगा जब हमने डेरिवेशन को, थ्योरी को अच्छे से समझा होगा। तो उसका जो लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो किसके है। तो हमें पता है कि पूरा लॉ क्या है, पूरा लॉ है F इज़ इक्वल्स टू। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन ले लें तो बेसिकली M1 और M2 ओवर R स्क्वायर है। ठीक है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हट जाएगा तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, लेकिन अभी वो पूछ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो हमें पता है कि ये जो है ना आना चाहिए, लेकिन अब हमारे जो ऑप्शंस गिवन हैं
वो क्या गिवन है उनको अकॉर्डिंग टू इट हमने देखना है। ये नहीं कि सिर्फ अगर M1 और M2 ऑप्शन ए में दिख रहा है तो उसको टिक कर दिया, या फिर ऑप्शन बी में 1/r² दिख रहा है तो उसको टिक कर दिया। पूरे ऑप्शन देखा करें, समझा करें, उसके बाद ही टिक किया करें। नंबर सी हमारे पास सिर्फ r² है, और नंबर डी जो है ना हमारे पास वो है A एंड B बोथ। तो A एंड B बोथ इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमारे पास जो है F डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है M1 और M2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है 1/r के, विच इज़ ये बात हो जाएगी कि F जो है इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है M1 और M2 के। एक बात ये हो गई अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, और दूसरी बात क्या हो गई F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके है r² के है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है अगर हमने इसको ब्रेक किया तो, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही यानी कि बोथ A एंड B, ठीक है, वो दोनों ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नंबर 7 पे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज, हमें बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या हो सकती है, उसकी जो क्वालिटी है वो बतानी है। तो इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है, इक्वल होती है, या फिर डबल होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो क्वालिटी है वो बतानी है कि वो कैसी होती है, क्या होती है। ठीक है, तो नीचे ऑप्शंस गिवन है। रिपल्सिव होती है, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करती है, यानी कि धक्का देती है एक तरह से। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास अट्रैक्टिव होती है कि अपनी तरफ खींचती है। सी है दोनों करती है कि रिपेल भी करती है और अट्रैक्ट भी करती है। और डी है नन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्रेविटी की जो क्वालिटी है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ को, अपनी तरफ आने वाली बॉडी को भी अपनी तरफ खींचती है। और इनफैक्ट कोई भी चीज़ अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही होती है तो वो ग्रेविटी अपना जोर ज़रूर लगाती है उसको ऊपर ना जाने में। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से क्या आ गई उसकी क्वालिटी, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो नंबर 7 भी हमने क्लियरली सॉल्व कर लिया। नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं। नंबर 8 हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डैश रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, किसकी बतानी है, जो कि हर जगह कांस्टेंट रहेगा। कोई कंडीशनल वैल्यू नहीं बतानी कि अगर हम ऐसा कर दें तो कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बल्कि हमने वो वैल्यू बतानी है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो वो है स्मॉल जी की नहीं, स्मॉल जी की तो सिर्फ जो है वो कुछ जगहों पे वैलिड रहती है, एक सी रहती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि यूनिवर्सल अगर हम बात करें, कहीं पे भी हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो सिर्फ कैपिटल जी की ही वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये वाली जी की जो है वो डिफ़र करती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है और उसको अच्छे से चूज़ करके समझ के फिर पिक करना है। तो नंबर 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 हम यहाँ पे करेंगे। नंबर 9 हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ डैश। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होती है, ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अगर हम दो ऑब्जेक्ट की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में वो बता रहा है कि वो कैसी होगी, डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, ए बी दोनों होगी, या फिर कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो हमें पता है कि वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होती है इन सब चीज़ों से, वो मीडियम का और ऑब्जेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि वो कांस्टेंट रहती है, तो ये इसमें आ जाएगा है कि इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उसका असर ऑब्जेक्ट का या मीडियम का ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद हमारे पास नंबर 10 आ जाता है, नियर अर्थ सरफेस जी इज इक्वल टू। हमने जो है वो वैल्यू पढ़ रखी है कि वो बोल रहा है अर्थ सरफेस की जो वैल्यू है, यानी कि स्मॉल जी की बात कर रहा है, तो वो उसकी वैल्यू क्या है। तो स्मॉल जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कैपिटल जी की भी उसने पूछ ली और स्मॉल जी की भी पूछी है, तो हमें दोनों ही याद होंगी तभी हम इसको पिक कर सकते हैं। तो अब इसने ऑलरेडी हमने पढ़ी है स्मॉल जी की वैल्यू 9.8। ठीक है, समटाइम्स 9.8 गिवन होती है और समटाइम्स जो है वो अब राउंड ऑफ करके 10 भी गिवन होती है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को याद रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर आपके पास 10 ऑप्शन गिवन है तो आपने 10 ही पिक करना है, अगर आपके पास 9.8 गिवन है तो 9.8 को पिक करना है। दोनों गिवन नहीं हो सकते, ये अगर एक ऑप्शन देगा तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं देगा, और अगर 10 देगा तो फिर 9.8 वाला ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं होगा। तो नंबर 10 पे आ जाएगी हमारे पास 10 और यूनिट भी साथ लगाएंगे। ठीक है, नंबर 11 पे चलते हैं। नंबर 11 है हमारे पास न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हमने बताना है न्यूटन का कौन सा लॉ है जो ऊपर लिखा हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन। तो उसने बोला है कि जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल वाला लॉ है वो कंसिस्ट है
किसके साथ, न्यूटन के अपने कौन से लॉ ऑफ मोशन के साथ, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तीनों ही हमें पता है, तीनों ही हमने याद किए हुए हैं। और हमें पता है कि तीसरे लॉ में जो है वो ग्रेविटेशन से कंसिस्ट होके जो है उसने बात की थी। तीनों जब तक हमें याद नहीं होंगे तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो हमारे पास आ जाएगा नंबर 11 पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो है वो ग्रेविटेशन से कंसिस्ट है। कंसिस्टेंट की बात की थी तो हमने थर्ड लॉ पे लगा दिया। नंबर 12 पे बात करते हैं तो स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज टू मेजर डैश। स्प्रिंग बैलेंस को हम किस लिए यूज़ करते हैं, मास नापने के लिए, वेट नापने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी नापने के लिए या फिर डेंसिटी नापने के लिए। तो हमें पता है कि वेट नापने के लिए जो है स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट होके मास पे टिक करके आ जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग, और वेट जो है उसका राइट ऑप्शन है। आपने सही जगह सही टर्म को यूज़ करना सीखना है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है। 13 की बात करते हैं तो योर वेट एज मेजर्ड ऑन अर्थ विल बी डैश ऑन द मून। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी डेरिवेशन है जो कि ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं कि अर्थ और मून की जो हमने मास निकाले थे उसका डिफरेंस जो है पूरी ड्राइव की थी डेरिवेशन। तो उसी से ही रिलेटेड ये एमसीक्यूज पूछा गया है कि अगर आपका जो भी वेट जो है आपका अर्थ पे है तो वो क्या होगा मून पे, डबल होगा यानी कि बढ़ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा, या सेम रहेगा या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें पता है कि अर्थ और मून का जो हमने डेरिवेशन ड्राइव की थी तो हमारा जो वेट अर्थ पे है अगर हम मून पे जाएंगे सेम वेट के साथ तो हमारा जो वेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, सही है। और इसकी वजह, इसकी लॉजिक हमें ऑलरेडी मालूम भी है कि जो भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो भी जाते हैं और तो वो जो है हवा में फ़्लोट कर रहे होते हैं, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है और दैट अफेक्ट्स आवर वेट, ठीक है। तो अब चलते हैं नंबर 14 पे, मास ऑफ अर्थ इज़, मास ऑफ अर्थ कितना है, ये भी कांस्टेंट चीज़ें हैं, आपने याद करनी है। एमसीक्यूज़ में पूछा हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो है वो न्यूमेरिकल्स में इसको स्किप कर देते हैं कि ये तो ऑलरेडी गिवन होंगी। न्यूमेरिकल्स में तो मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होती हैं, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज़ की बात करें तो अब एमसीक्यूज़ के अंदर उसने ऑलरेडी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जब तक हमें राइट वैल्यू याद नहीं होगी तो हमें जो है वो मसला होगा। तो राइट वैल्यू क्या है, राइट वैल्यू है 6.0 एक्सपोनेंशियल 14 kg, ठीक है। तो हमने राइट वैल्यू पिक करनी है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिर्फ 6 जो है उसने ऑप्शन दिया होता है, एक 6.0 और एक दिया होता है सिर्फ 6, तो आपने 6.0 वाले को ही लेना है और 24 जो है इसको 24 जो है वो लेना है, -24 वाली वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है। ये कन्फ्यूजन के लिए, आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ होता है इस तरह के ऑप्शन। नंबर 15 की बात करते हैं तो पूछा है डैश इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट के लिए हमें पता है कि किस चीज़ के लिए सेकंड वर्ड यूज़ होता है। अगर हम बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून को कहा जाता है। मून का सेकंड नेम भी आप कह सकते हैं कि उसको कहा जाता है, मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो मून से इंस्पिरेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 16 है। 16 हमारे पास है, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन डैश आवर्स। अब रेवोल्यूशन वगैरह की बात मुझे बताने की नीड है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि एक चक्कर कंप्लीट होने को, अगर और कोई भी ऑर्बिट है, कोई भी प्लेनेट है, उसने जो है अपना चक्कर यहाँ से स्टार्ट किया और होते 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 वो अपने वापस, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, यहाँ से यहाँ तक आया, वापस एक कंप्लीट सर्कल उसने किया तो उसको 1 रेवोल्यूशन कहते हैं। तो वो कह रहा है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितने घंटे लगते हैं अगर अर्थ का हम जो है वो चक्कर काटें, ठीक है। तो कितने घंटे लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को चक्कर काटने में, पूरा होने में, ठीक है। 24 आवर्स लगते हैं अर्थ का चक्कर पूरा होने में, ठीक है। तो हमारे पास इसीलिए दिन जो है वो 24 आवर्स का होता है। अगर हम अपनी बात करें कि अगर जैसे कि एक दिन, एक चक्कर काटने में अगर 36 घंटे लगते तो इसी तरह से हमारा दिन जो है वो 36 घंटे का होता। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि आज का दिन छोटा है, आज का दिन बड़ा है, तो इसकी जो बेसिक वजह है वो यही है कि अर्थ का जो एक रेवोल्यूशन पूरा होने में जो है उस दिन, अगर दिन छोटा है इसका मतलब ये है कि चक्कर जल्दी कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके घंटे जो हैं वो कम हो गए, ठीक है। और अगर आपका जो दिन बड़ा के कॉन्सेप्ट है तो वो यही है कि जो है
जो भी चीज़ अगर आपके अर्थ का चक्कर काट रही है या अर्थ आपके किसी भी प्लेनेट का चक्कर काट रही है तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो 24 इज़ नॉट दैट कॉन्स्टेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 24 आवर्स का ही दिन हमारे पास कंसीडर किया जाता है। तो 24 आवर्स जो है लगते हैं एक चक्कर को मुकम्मल होने में, ठीक है। फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है, रात होती है, फिर से सुबह होती है, फिर रात होती है। तो इस सारी रेवोल्यूशन, इस सारे चक्कर को कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं। उसके बाद हमारे पास 17, 18 और 19 है, तो वो भी मैं आपको करवाती हूँ। 17, 18 और 19 देखते हैं। 17, 18 और 19 में हमारे पास है द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑफ इट्स मास, ठीक है। हमने बतानी है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज डैश ऑफ इट्स मास, यानी कि मास का और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। तो वो जो है कोई रिलेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होती है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट और उसके मास के, ठीक है। तो ये हमने लिखना है 17 में इंडिपेंडेंट। ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है अफेक्ट करेगी किसी चीज़ को और कौन सी चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हमारे पास नंबर 18 की बात करें तो नंबर 18 हमारे पास है नेक्स्ट पेज पे, डैश आर यूज टू पुट सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। कौन सी चीज़ है जो यूज़ की जाती है ऑर्बिट्स और सैटेलाइट को बेसिकली पुट करने के लिए ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है। ऑर्बिट बेसिकली एक चीज़ को कहा जाता है जो कि इसकी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा होता है। तो वो हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, रॉकेट है या नन है। तो हमें पता है कि रॉकेट जो है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है एज एन ऑर्बिट फॉर सैटेलाइट्स, ठीक है। तो रॉकेट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नंबर 19 विच इज़ द लास्ट वन, द क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि VC इज इक्वल्स टू। अब ये भी चीज़ जो है हमें थ्योरी रिलेटेड ही पूछा गया है, एक तरह से ये छोटा सा फॉर्मूला कह लें कि वो क्या होता है, VC इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो √GR जो है वो होता है, लेकिन यहाँ पे 2-3 तरह के GR जो है वो गिवन है और हमें ये चीज़ जो है कंफर्म करनी होती है। जो चीज़ हमें थ्योरी में पढ़ाई गई है उसी के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। स्मॉल जी और कैपिटल आर, कैपिटल जी और स्मॉल आर भी आपके पास कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड एग्जाम में दिया जा सकता है, तो आपने उसको देख के और समझ के करना है। तो आज के चैप्टर नंबर 6 के MCQs मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।